हेलो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट और ए मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बताई थी मैंने, 3 केस बताए थे उसके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एंड साइड पोजीशन, दूसरा बताया था एट ब्रॉड साइड पोजीशन, और थर्ड पोजीशन बताई थी एट एनी एंगल थीटा। सिमिलरली बिल्कुल सेम हम यहां बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान दो मेरी बात पर बच्चों, ये तो माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, तो वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपने उसमें सेंटर माना था, ध्यान करो, ये वाली डिस्टेंस L और ये भी डिस्टेंस L, तभी तो डिस्टेंस 2L ली थी आपने। और इसकी एंड साइड पोजीशन कौन सा पॉइंट हो गया, ये तो एंड साइड पर हो गया, और ये पॉइंट हो गया ब्रॉड साइड पर, ब्रॉड साइड, और ये पॉइंट हो गया एनी एंगल थीटा। तो एंड साइड पर इस वाले डाइपोल के कारण इसका डाइपोल मोमेंट P माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो एंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकला था, ध्यान करो, 9 × 10⁹ फॉर शॉर्ट डाइपोल 2P/r3, और ब्रॉड साइड पर निकला था 9 × 10⁹ P/r3, ध्यान है ना, ब्रॉड साइड पर। और एट एनी एंगल थीटा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं थीटा एंगल पर, तो थीटा एंगल पर निकला था 9 × 10⁹ P/r3 √1 + 3 cos² थीटा। ध्यान कर लो, ये चीजें बता चुका हूं। एंड साइड पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल की ब्रॉड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी एंगल थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड 9 × 10⁹ P/r3 √1 + 3 cos² थीटा। यहां पर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था एंड साइड पर, ब्रॉड साइड पर, एट एनी एंगल थीटा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, तो पहले मैं बात कर रहा हूं एट एंड साइड पोजीशन। फर्स्ट केस एंड साइड ऑन पोजीशन, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन और बोलते हैं ऑन द एक्सियल लाइन। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल था या मैग्नेटिक डाइपोल है, इसमें 2 पोल हैं, एक तो साउथ एक नॉर्थ। इस पोल की पोल स्ट्रेंथ M, इसकी M, दोनों के बीच की सेपरेशन टोटल तो 2L होती है। तो इस सेंटर से ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L। Let us take a point P at distance r from the center of dipole where we have to find intensity of magnetic field। हमने इसकी एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट लिया है P, जहां पर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डाइपोल के कारण इंटेंसिटी निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है। Let us take a point P at distance r from the center of dipole where we have to find magnetic field intensity। ठीक है ना। एनी पॉइंट आपने लिखा है, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट, और एंड साइड पोजीशन बोलते हैं बच्चों। सो लेट अस टेक ए पॉइंट P, लेट अस टेक ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल वेयर वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही बात मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी में लिखी थी आपने, फिर से समझ लो। ये कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, इसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। हर एक पोल की पोल स्ट्रेंथ, इसकी भी नॉर्थ वाले की तो +M कहते हैं, साउथ वाले की -M कहते हैं, तो मैंने M लिख दिया है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है अलोंग द एक्सिस। इस डाइपोल की एक्सिस पर कोई पॉइंट लिया है, यहाँ ये पॉइंट, ए पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड
एक्सियल पोजीशन और एंड साइड ऑन पोजीशन। लेट अस टेक ए पॉइंट P on the axis at a distance r from the center of dipole where we have to find intensity of magnetic field। यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल के कारण। तो जरा गौर से देखेंगे अगर आप, इस नॉर्थ पोल के कारण तो बी इधर हो गया बच्चों, क्योंकि बी की डायरेक्शन नॉर्थ से अवे होती है, और इस साउथ के कारण बी इधर हो गया। तो एक पॉइंट पर इस नॉर्थ के कारण बी निकाल लो, वो तो B1, साउथ के कारण निकाल लो B2। B1 एक पॉइंट पर दो फील्ड, एक तो B1 और एक B2, दोनों अपोजिट हैं। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ग्रेटर में से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़ी वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट आ जाएगा। नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पर B1 है और साउथ के कारण यहाँ पर B2 है। तो B1 मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा किससे? B2 से, क्योंकि इस पोल से ये पॉइंट पास में है। तो जब इस पोल के कारण इस पॉइंट पर B निकालेंगे आप, तो B के लिए किसी एक पोल के कारण, किसी एक सिंगल पोल के कारण किसी पॉइंट पर B निकालते हैं, तो B का फॉर्मूला लिखा जाता है μ0/4 उस पोल की पोल स्ट्रेंथ अपॉन उस पोल से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस m/r²। तो जब इसके कारण यहाँ निकालोगे तो इसका m लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ना वो इस जगह पे लिखोगे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे? ये वाली डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस r है, ये कितनी है? l। तो इस r में से ये l कम कर दो तो ये कितनी बचेगी? r - l। तो इसके कारण यहाँ पर b निकल आएगा, B1 इधर, तो B1 आ जाएगा ये। अब इसके कारण B2 निकालोगे, ये वाला, ये कितना होगा? μ0/4 m, ये वाला लेंगे अपॉन r की जगह पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे। तो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? r + l। तो इस जगह पर B1 निकल आएगा। तो अब एक पॉइंट पर दो फील्ड है, एक तो B1 एक B2। तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालेंगे? B1 में से किसको? B2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है बात? जैसे यहाँ देख लो, ये तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। एनी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन जॉइनिंग द डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट। सो लेट अस टेक ए पॉइंट P, ये कोई पॉइंट ले लिया हमने P, एट ए डिस्टेंस r, ये वाली डिस्टेंस r, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। कहाँ से? सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस ले लिया हमने r, वेयर वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर हमें B निकालना है। तो इस पॉइंट पर एंड साइड पोजीशन पर B निकालने के लिए फॉर्मूला देख लें। पहले इस फिगर को बना लो आप, इसको, इस फिगर को अपनी कॉपी पर बना लो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट पर हमें B निकालना होता है वहां पर क्या रख दो? यूनिट पोल स्ट्रेंथ का कोई नॉर्थ पोल लिख दो। तो यहां पर लिख दिया है मैंने, एज्यूम्ड यूनिट नॉर्थ पोल एट P। इस पॉइंट P पर हमने कोई यूनिट पोल स्ट्रेंथ का कोई नॉर्थ पोल एज्यूम कर लिया। तो इस पॉइंट पर B इस पोल के कारण अवे फ्रॉम नॉर्थ है ना ये, तो नॉर्थ से तो अवे होगी B की डायरेक्शन, और टूवर्ड्स साउथ होगी। B की डायरेक्शन नॉर्थ से तो अवे होती है और टूवर्ड्स साउथ होती है। तो इस नॉर्थ के कारण इस पॉइंट पर B1 निकाल लो। इस पोल की तो पोल स्ट्रेंथ लेंगे, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि सिंगल पोल के कारण किसी पॉइंट पर B के लिए फॉर्मूला होता है μ0/4 m/r²। तो देखो, इस नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पर B1 और साउथ पोल के कारण B2। इसके कारण यहाँ पर B1 निकालोगे तो इस दूरी की जरूरत पड़ेगी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r - l, तो ये r - l होगी। तो यहाँ पर B1 की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 m/r-l²। इसके कारण जब B2 निकालोगे साउथ की तरफ, तो B2 कितना होगा? इस वाले पोल के कारण यहाँ पर B2, तो ये B2 की वैल्यू कितनी होगी? m/ ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये r है, ये l है, तो ये कितनी हो जाएगी? r + l। तो B2 हो जाएगा μ0/4 m/r+l²। B1 तो इधर, B2 इधर। B1 ज़्यादा है किससे? B2 से। तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बचेगा। तो एंड साइड पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो आता है ना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड साइड पर उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड साइड पोजीशन इज पैरेलल टू
एम, ये बात मैंने आगे लिख दी है ना। एज्यूमिंग ए यूनिट नॉर्थ पोल एट P, देन फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के कारण B1 माना था आपने, फिगर बना लिया होगा आपने, नहीं बनाया है तो फिर मैं यहाँ बना के दिखा दूँ, फिर बना लिया है ना, वेरी गुड। तो B1 कितना हुआ, μ0/4 m अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर, फिगर देख लो उसमें, ठीक है ना। टूवर्ड्स राइट का मतलब इस फिगर में देख लो, इसके कारण B1 इधर है राइट की तरफ, कितना है m अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, r माइनस एल का स्क्वायर। B2 फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल ये रहा, इसके कारण यहाँ पर B2 आएगा जी, m अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो देखो ये रहा μ0/4 m अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर B1 ज्यादा है किससे, B2 से। B1 किधर है, राइट की तरफ है, और B2 किधर है, लेफ्ट की तरफ है। B1 ज्यादा है B2 से, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, B1 में से B2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, टुवर्ड्स राइट, B1 ग्रेटर देन B2। सो नेट फील्ड B इक्वल टू B1 ज्यादा है B2 से, तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर दो, और बचेगा रिजल्टेंट किधर, ज्यादा की ओर, और ज्यादा किधर है, B1 राइट की तरफ है, तो राइट की तरफ बचेगा, ये रहा। B इक्वल टू B1 माइनस B2। B1 कितना था, ध्यान नहीं होगा आपको, B1 कितना है, B1 था μ0/4 m अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर, और B2 कितना था μ0/4 m अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर, r है बच्चों। B1 माइनस B2 करना है तो इन दोनों में से μ0/4 m तो कॉमन आ गया, तो ये रहा μ0/4 m कॉमन ले लिया मैंने, μ0/4 m मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचेगा 1/r प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है भाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, ये आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म तो आ जाएगा यहाँ पर, और ये टर्म आ जाएगा यहाँ पर, तो r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर अपॉन इन दोनों का एलसीएम आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो r माइनस एल, ये r प्लस एल, तो ये तो हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब इस ब्रैकेट को तोड़ दो जरा, देखो इस ब्रैकेट को तोड़ोगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस ये है, इसको तोड़ोगे अंदर तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, लेकिन इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। तो जरा इसमें से देखो, इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2rl और 2rl कितना हो गया 4rl। तो ये वैल्यू आ गई μ0/4 m और 2rl और 2rl 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। देखो इस वाले टर्म को लिख सकता हूं मैं m इंटू 12, तो मैंने ये लिख दिया m इंटू 12, और यहां पर लिख दिया मैंने 2r। जरा चेक करो, m इंटू 12 इंटू 2r, ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है भाई। 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया मैंने बस, तो 2l को तो m के साथ लिख दिया, और 2r को 2 को r के साथ लिख दिया। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो एक ही है, और ये नीचे वैल्यू सेम है, इसलिए लिख दिया क्योंकि m इंटू 12 की जगह पर लिख दूंगा डाइपोल मोमेंट कैपिटल है, ये रहा, और ये 2 इंटू आर अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ऐसा ही सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। ये बात क्लियर है। दिस फॉर्मूला और दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एल एंड आर। ये रिलेशन एल और आर के सभी मानों के लिए सही है। दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एल एंड आर, ट्रू फॉर बार मैग्नेट, ट्रू फॉर बार मैग्नेट के लिए सही है। फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर कोई डाइपोल बहुत छोटा है, दैट इज एल इज वेरी वेरी लेस देन आर। एल की वैल्यू बहुत कम है आर से, तो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इस एल स्क्वायर को यहां से छोड़ दो। देन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे यहां से, तो आर की पावर 4 बचेगा, और एक पावर यहां से कैंसिल कर देना आर की। तो क्या रिजल्ट आ गया, 10 की पावर -7 2m अपॉन आर क्यू बचेगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ बी एट एंड साइड ऑन पोजीशन इज पैरेलल टू एम। एंड साइड पोजीशन पर बी की जो डायरेक्शन होती है पैरेलल टू एम होती है,
मैं यहाँ पर फिगर बना दे रहा हूँ और आप भी नोट कर लें। ये कोई मैग्नेटिक डाइपोल है मेरे बच्चे, इसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर है एम की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है और इसकी एंड साइड पोजीशन पर जो रिजल्टेंट बी होगा, एंड साइड पर जो रिजल्टेंट बी होगा, एंड साइड पर ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है एंड साइड पर जिस डायरेक्शन में एम है। मैग्नेटिक फील्ड एट एंड साइड पोजीशन ड्यू टू बार मैग्नेट, इसके सेंटर से इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस ये आर है। इसके लिए रिलेशन डायरेक्ट याद रखें आप, 10⁻⁷ 2m/r की वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो m और b मीन्स इसका डाइपोल मूवमेंट और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के। क्लियर है? अगर हम इस मैग्नेटिक डाइपोल को, जैसे ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसको हम फ्रीली सस्पेंडेड करा दें किसी स्ट्रिंग से, क्लियर है? ये बार मैग्नेट को, ठीक है ना, तो नॉर्थ नॉर्थ की तरफ रखेगा, साउथ साउथ की तरफ रखेगा। अगर हम इस मैग्नेटिक डाइपोल को हम रिप्लेस कर दें सेम मैग्नेटिक डाइपोल के किसी कॉइल से, जैसे इसमें करंट हम ऐसे कंडक्ट करा दें, तो ये तो बन गया साउथ पोल, ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो इस करंट कैरिंग कॉइल, मतलब इस बार मैग्नेट को हम रिप्लेस करें किससे? करंट कैरिंग कॉइल से। रिप्लेस करने का मतलब जितना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसका है, इस बार मैग्नेट का है, उतना ही डाइपोल मूवमेंट की एक करंट कैरिंग कॉइल लें और इसकी जगह पर हम इस मैग्नेट को, इस बार मैग्नेट को हम करंट कैरिंग कॉइल से रिप्लेस कर दें, तो इसकी जो एक्सिस होगी ना कॉइल की, वो तो होगी अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, और इसका जो प्लेन होगा वो होगा अलोंग ईस्ट वेस्ट, क्योंकि इसकी एक्सिस तो नॉर्थ साउथ में होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन में, और एक्सिस नॉर्थ साउथ में होगी इस कॉइल की, तो इसका प्लेन ईस्ट वेस्ट में होगा। तो ये बात मैंने लिख दी है। इस सर्कुलर लूप कैरिंग ए करंट इज रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसके एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, इस लूप की एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो इसकी एंड साइड पोजीशन होगी। इसकी एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, इस लूप की जो एक्सिस है, इस पॉइंट पर, इस एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, इस डाइपोल की कौन सी पोजीशन है? एंड साइड पोजीशन है। तो इस लूप का जो एक्सिस है वो एंड साइड पोजीशन होगी, ठीक है ना। और इसको फ्रीली सस्पेंडेड करा दें तो इस लूप की जो एक्सिस होगी नॉर्थ साउथ में होगी और लूप का जो प्लेन होगा ईस्ट वेस्ट में होगा। ये बात मैंने यहाँ नोट कर दिया बच्चों। ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट इज रिप्लेस्ड बाई an equivalent magnetic dipole, then a point on the axis of loop is in end side on position। ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, ये बात बच्चों क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों सेकंड केस इसका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन और ऑन इक्वेटोरियल लाइन। जैसे ये कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, यहाँ पर देखिएगा मैग्नेटिक डाइपोल, जरा गौर से देखो, मैं यहाँ पर साइड से एक और बनाई देता हूँ, आप इस फिगर को बना लो पहले। ये कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, ये वाला, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। जरा गौर से देखो, इस मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा m, क्योंकि m की डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा m। मुझे इस डाइपोल की राइट बाइसेक्टर लाइन कहते हैं, जो डाइपोल को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करे। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन राइट बाइसेक्टर लाइन कहलाएगी। कौन सी लाइन कहलाएगी? ये फिर से समझो, इस मैग्नेट की ये वाली जो लाइन है, जो इस मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को
सेंटर से 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करे, इस लाइन को हम राइट बाइसेक्टर लाइन बोलते हैं। और राइट बाइसेक्टर लाइन पर कोई पॉइंट ये है, कोई पॉइंट है। इस पोजीशन को हम इस डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं और ट्रांसवर्स पोजीशन बोलते हैं। ए पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन राइट बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं इस लाइन को, इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं और इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। बना लो फिगर। लेट अस टेक ए पॉइंट P at distance r from the center of dipole where we have to find intensity of magnetic field। हमने इस लाइन पर, राइट बाइसेक्टर लाइन पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P, जिसकी इस डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस मानी है हमने r, जहां पर हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस मैग्नेटिक डाइपोल के कारण। तो जरा गौर से देखो, ये वाली डिस्टेंस L हो गई बच्चों और ये डिस्टेंस L, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 2L होती है और M की डायरेक्शन ये रही, ये देखो जरा ध्यान से, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दो होंगे बच्चों, एक तो इस नॉर्थ के पोल के कारण होगा यहाँ पर B की डायरेक्शन नॉर्थ से जब देखेंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्थ होता है, इस नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पर B इधर होगा। डायरेक्शन ऑफ B अवे फ्रॉम नॉर्थ और टूवर्ड्स साउथ। इस पॉइंट पर P पर दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक तो नॉर्थ पोल के कारण जो होगा B, इस वाले नॉर्थ पोल के कारण यहां पर B इधर होगा और इस साउथ पोल के कारण इस पॉइंट पर B इधर होगा। ठीक है ना? नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पर B इधर होगा, साउथ पोल के कारण B इस पॉइंट पर इधर होगा। इस पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण दो फील्ड हो गए बच्चों, दो फील्ड हो गई और दोनों फील्ड इसकी वजह से तो B1 इधर है और इसकी वजह से B2 इधर है। क्लियर है? इस वाले पोल के कारण इस पॉइंट पर B1 फाइंड कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आप, ठीक है ना? और इस पोल के कारण B2 पता कर लो, इस डायरेक्शन में फॉर्मूला लगाओ। तो इस पोल के कारण इस पॉइंट पर B कैसे निकालेंगे? तो इसका इस वाले पोल की पोल स्ट्रेंथ मुझे मालूम है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी मुझे इसकी। ये डिस्टेंस कितनी है? R, ये कितनी है? L, और ये R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम ऐसे ही इस वाले पोल के कारण इस पॉइंट पर भी निकालेंगे आप, साउथ की ओर होती है B की डायरेक्शन। B2 कितना होगा इसके कारण, इसकी वजह से यहां पर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, इस डिस्टेंस की। ये डिस्टेंस कितनी है? L, ये कितनी है? R, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है ये बात? रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी वजह से पहले B1 निकाल लो, इसकी वजह से B2 निकालो। कैसे निकालोगे? देखो, ये तो बना लिया फिगर, नोट कर लिया। एनी पॉइंट लाइंग ऑन नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट और ट्रांसवर्स पोजीशन। सो लेट अस टेक ए पॉइंट P at a distance, let us take a point P at distance r from the center of dipole। हमने कोई पॉइंट P ले लिया है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी ली है? R मानी है हमने, ठीक है ना? इस पॉइंट पर मुझे B निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये डिस्टेंस R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यह डिस्टेंस A से P तक, A से P तक और B से P तक की डिस्टेंस सेम है, A to P एंड B to P। A से P तक की डिस्टेंस ये वाली, और B से P तक की डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पर B निकालेंगे, तो इस नॉर्थ के कारण B किधर हो गया? B1 इधर हो गया। B1 कितना हुआ? इस वाले नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पर B1 होगा। फॉर्मूला लगाइए, B1 μ0/4 पाई, ये वाला M पोल स्ट्रेंथ है
अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट हट गया उसका। ये बात क्लियर है। सेम ऐसे ही फील्ड एट पी डी टू साउथ पोल, साउथ पोल के कारण कितना होगा, इस वाले पोल के कारण यहां पर बी कितना होगा, बी2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन पोल स्ट्रेंथ, इस वाले पोल की पोल स्ट्रेंथ अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा बच्चों। क्लियर है ये बात। अब जरा गौर से देखो, b1 और b2, ये जो b1 है और ये b2 है, ये दोनों वैल्यू सेम है। b1 और b2 बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो एट p b1 बराबर b2 हमने मान लिया, उसको मान लो b, और इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब एक काम कर लो, एक पॉइंट पर दो फील्ड हो गए, एक तो b1 और एक b2 दोनों इक्वल है बच्चों, b1 और b2 दोनों बराबर हैं। यहां पर b1 और b2 दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल है। तो अब क्या करें, रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालेंगे हम इन दोनों का। तो एक काम करो, देखो ये वाली डिस्टेंस l है, ये r है, ये डिस्टेंस कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम ऐसे ही इसमें है, ये l ये r, ये डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जरा इस ट्रायंगल को जरा गौर से देखो, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं। इस साइड के सामने का एंगल थीटा, तो इस साइड के सामने का एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला पूरा 2 थीटा होगा। आउटर एंगल है, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल ये वाला ये 2 थीटा होगा। इस पॉइंट पर ये b1 है, b1 और b2 के दो रिजल्ट पार्ट कर दो। b1 कैन रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, b1 cos थीटा एंड b1 sin थीटा। b2 के दो कंपोनेंट कर दो, b2 cos थीटा और b2 sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट यहां लिख दिया है। अब क्योंकि यहां पर b1 और b2 बराबर है, तो b1 sin थीटा और ये b2 sin थीटा, भाई ये भी sin थीटा, ये भी sin थीटा, b1 b2 बराबर है ही, b1 sin थीटा तो ऊपर है और b2 sin थीटा नीचे है, तो ये तो दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, तो दोनों को कैंसिल कर दो। अब इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड जो रह गया, ये b1 cos थीटा और ये कितना, b2 cos थीटा। तो b1 और b2 बराबर है, तो ये b cos थीटा, ये b cos थीटा, तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड कितना हो गया, 2b cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेना बच्चों, इस वाले ट्रायंगल से। cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, l अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यही बात लिखी है मैंने बच्चों यहां पर, बाई रिजॉल्विंग b1 एंड b2 इंटू 2 कंपोनेंट्स, सो हियर b1 sin थीटा कैंसिल्स बाई b2 sin थीटा। फिगर देख लिया होगा आपने, फिर एक बार नोट कर लेना आप उसको। सो नेट फील्ड एट p पर b1 cos थीटा और b2 cos थीटा को ऐड करेंगे तो कितना होगा, b1 प्लस b2 cos थीटा। लेकिन b1 बराबर b2 है और b1 बराबर b2 बराबर b मान लो, तो 2b1 cos थीटा, और b1 और b2 और बराबर है, तो b1 की वैल्यू लिख दो, ये तो 2, b1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही b2 की वैल्यू, बात तो एक ही है। cos थीटा की वैल्यू क्या रखी है आपने ट्रायंगल से, ट्रायंगल तो भूल गए होंगे आप उस फिगर में। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है l, हाइपोटेनियस कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। आप फिगर देख लीजिएगा, cos थीटा बराबर क्या होगा इसमें, यहां से cos थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है l और हाइपोटेनियस कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पर cos थीटा की जगह पर, यहां पर cos थीटा की जगह पर 2 तो ये एज इट इज रख दिया है, b1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, cos थीटा की जगह पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जरा गौर से देखो, 2m इंटू l, 2ml म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ml, ये लिख दिया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर हाफ ऐड करो तो कितनी पावर हो गई, 3/2। 2m इंटू l, इसकी जगह पर लिख दो डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 2ml,
की जगह पर क्या लिख दोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल है। रिवाइज करेंगे तभी पता चलेगा बच्चों, नहीं तो ये फॉर्मूले रटने पड़ेंगे और फिजिक्स रट नहीं सकते आप। स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप पढ़ना होगा आपको, एक एक वीडियो आपको ध्यान से सुनना होगा और आपको नोट करना होगा, ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, और प्रयास करोगे तो डेफिनेट निश्चित रूप से संभव है। और कभी ये वीडियो देख लिया, कभी दूसरा वीडियो देख लिया, कभी तीसरा देख लिया, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ देख लिया, तो इसमें समय निकलता रहेगा आपका और बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा तब तक आपका। तो इसीलिए एक सीक्वेंस में वीडियो देखें, ठीक है ना? जैसे इस वीडियो को आपको स्टडी करना है तो इससे पहले वाले वीडियो को देखना होगा आपको, और उसे मतलब सीक्वेंस में वीडियो देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएंगे, तभी आपको रिटेन रहेंगे, ठीक है, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे आप। 2 ml मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, μ/4π ये रहा 2 ml की जगह पर डाइपोल मोमेंट r² प्लस l² की पावर 3/2। दिस रिलेशन, इसकी जगह पर वैल्यू लिख सकते हैं आप कितना, 10 की पावर -7। अब यहाँ पर बच्चों एक माइनस साइन लगा हुआ है, देखो ये रहा। अब ये माइनस साइन क्यों लगाया हुआ है ये मैं समझा देता हूँ आपको। देखो फिगर वही बना रहा हूँ, आप लोगों की वजह से बना रहा हूँ मैं, तो आपको दिमाग में ये फिगर होगा और हो सकता है कुछ बच्चे तो पढ़ते पढ़ते सो रहे हों, ऐसा भी पॉसिबल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं खराब बोलता हूँ बच्चों, इसलिए अलर्ट रहें। सिट प्रॉपरली एंड प्रॉपर आई कांटेक्ट। एक वीडियो कंप्लीट एक बार में सुने, अदरवाइज सुनने से कोई फायदा नहीं है, टाइम पास करते रहेंगे आप, ठीक है ना? हाँ जी, ये डिस्टेंस कितनी है L, ये कितनी है L, तो 2L हो गई। इसका डाइपोल मोमेंट M की डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ब्रॉड साइड पोजीशन इसको बोलते हैं बच्चों। तो इस पॉइंट पर B, ये डिस्टेंस तो L है, ये डिस्टेंस R है, जरा गौर से देखना, ये डिस्टेंस L, ये R, तो ये डिस्टेंस √L² प्लस R²। मैं डिस्टेंस बता चुका हूं, मैं इस पॉइंट पर रिजल्टेंट B बता रहा हूं। इस साउथ की वजह से B इधर दिखा दूंगा मैं इस फिगर में, और नॉर्थ की वजह से B इधर दिखा दूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये दो मैग्नेटिक फील्ड थे B और ये वाला B, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये एंगल बच्चों थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ये एंगल 2 थीटा था, ये थीटा है, ये थीटा है। एट दिस पॉइंट दिस B कैन रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, B sin थीटा था ये, और इस B का ये कंपोनेंट B sin थीटा, इस B का ये कंपोनेंट B sin, ये B cos, इस B का ये कंपोनेंट B sin और ये B cos। तो जरा गौर से देखो, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करके कैंसिल कर गए, तो इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में है, B cos थीटा प्लस B cos थीटा। तो B ब्रॉड साइड पोजीशन पर देख रहा हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा इस डायरेक्शन में, कितना आया 2B cos थीटा, और ये रिजल्टेंट फील्ड जो है इस M के एंटी पैरेलल है, और ये रिजल्ट कितना आया था यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2B की वैल्यू रख दी है, cos थीटा की वैल्यू रख दी है। तो आपने फॉर्मूला ये निकाल के लाए आप M/R² प्लस L² की पावर 3/2। क्लियर है ये बात? और यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ पर ये वेक्टर लगा रखा है, इसका इस नेगेटिव साइन का मतलब है M और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब क्या हो गया, ब्रॉड साइड पोजीशन पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है। M की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, ब्रॉड साइड पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है M के एंटी पैरेलल होती है। ये माइनस साइन ये बता रहा है, माइनस साइन का मतलब है M और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ब्रॉड साइड पर एक दूसरे के अपोजिट हैं, M के एंटी पैरेलल है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला जो है देख रहे हैं आप, ये वाला, दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ L एंड R। सो फॉर शॉर्ट डाइपोल इस फॉर्मूले को जब लगाएंगे तो L और R की वैल्यू कुछ भी हो,
दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एल एंड आर। फॉर शॉर्ट डाइपोल दैट इज एल इज वेरी वेरी लेस देन आर। अगर डाइपोल बहुत छोटा होता, दैट इज एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, एल की वैल्यू कम है किससे, आर से। एल क्या है, ये डाइपोल था, फिर से बता देते हैं हम, साउथ ये नॉर्थ। एल तो मेरे बच्चे इस सेंटर से ये वाली डिस्टेंस है यहां तक की, और ये एल, तभी तो ये डिस्टेंस 2l ली थी आपने, ये वाली डिस्टेंस। अगर डाइपोल बहुत छोटा है और ये डिस्टेंस जहां पर फील्ड निकाल रहे हो उसके सेंटर से उसकी डिस्टेंस r जो है, ये डिस्टेंस r इस l के कंपैरिजन में ज्यादा है। सो फॉर शॉर्ट डाइपोल का मतलब डाइपोल बहुत छोटा होगा तो l की वैल्यू कम होगी किससे, r से। सो फॉर शॉर्ट डाइपोल l इज वेरी वेरी लेस देन r, देन वैल्यू ऑफ l स्क्वायर इन दिस रिलेशन, इस रिलेशन में l स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। फिर भाई l की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, r ज्यादा है तो ज्यादा का स्क्वायर करोगे तो ये तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और बहुत छोटी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। अब ज्यादा में छोटी सी वैल्यू ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका मतलब वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर वेरी लेस देन 1, सो वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड हियर। दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एल एंड आर। एल और आर का कोई भी मान हो इस फॉर्मूले में लगा दो, एक्यूरेट एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। और शॉर्ट डाइपोल है, जब एल की वैल्यू बहुत छोटी है आर से तो एल स्क्वायर की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, और 1 से वैल्यू जब बहुत कम हो तो एल स्क्वायर को क्या कर दो, यहाँ से नेग्लेक्ट कर दो, तो इस एल स्क्वायर को छोड़ दो। तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 पावर से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आर की पावर क्या बचेगा, 3। ये रहा, यहाँ पर माइनस साइन लगा रखा है, इसका मतलब ये है ब्रॉड साइड पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एम के एंटी पैरेलल होगा। ब्रॉड साइड पर जैसे यहाँ पर एम इस डायरेक्शन में है, एम की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की ओर, तो ब्रॉड साइड पर बी की जो डायरेक्शन होगी, ब्रॉड साइड पर जो बी की डायरेक्शन होगी एम के एंटी पैरेलल होगी। इसका मतलब इस एम और इस बी के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। हियर नेगेटिव साइन इज शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ बी इज एंटी पैरेलल टू एम। ये बात क्लियर हो गई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, नोट करके लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। जैसे ये कोई बार मैग्नेट है, ध्यान से सुनना, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। ये पोजीशन कौन सी है इसकी, ब्रॉड साइड पोजीशन है ये वाली। ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है, ब्रॉड साइड पोजीशन है। क्लियर है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, ध्यान से सुने आप। अब हम ध्यान दें, ये कोई बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की जगह पर, इस बार मैग्नेट की जगह पर इस मैग्नेट का जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, इस मैग्नेट का, इसकी जगह पर हम, अगर हम इस बार मैग्नेट को किसी करंट कैरिंग कॉइल से रिप्लेस कर दें, मतलब जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस मैग्नेट का है उतने ही डाइपोल मोमेंट की कोई करंट कैरिंग कॉइल इसकी जगह पर रख दें, ठीक है ना, तो कंडीशन क्या होगी देखो, यहां पर इस करंट कैरिंग कॉइल, ये तो पोल होगा साउथ, ये पोल होगा नॉर्थ, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा। ये वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। इफ ए बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय ए करंट कैरिंग कॉइल, तो इस करंट, जैसे ये बार मैग्नेट का ये पॉइंट कौन सा है, ब्रॉड साइड पोजीशन है, और इस बार मैग्नेट की जगह पर हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, करंट कैरिंग कॉइल से। तो इस कॉइल की जो रिम होगी ये वाली, इस करंट कैरिंग कॉइल की जो रिम है, इस कॉइल का कौन सी पोजीशन है, ये एंड साइड पोजीशन है कि ब्रॉड साइड पोजीशन है, ये ब्रॉड साइड पोजीशन होगी क्योंकि इसका एम इधर हो गया, तो इस जगह पर जो बी होगा वो इस एम के एंटी पैरेलल होगा। इसका मतलब इस कॉइल की रिम पर जो पॉइंट होगा, ठीक है ना, इस कॉइल की कौन सी पोजीशन होगी, ब्रॉड साइड पोजीशन होगी। सर्कुलर लूप कैरिंग ए करंट इज रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट
मैग्नेटिक डाइपोल, ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द लूप इज इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इस रिम का जो रिम पर जो पॉइंट होगा वो एक तरह से जैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल है, इसका ये ब्रॉड साइड पोजीशन है, ऐसे ही इस करंट कैरिंग लूप की जो रिम है, इस लूप की कौन सी पोजीशन होगी? ब्रॉड साइड पोजीशन होगी। कौन सी पोजीशन होगी? ब्रॉड साइड पोजीशन। मैं बात कर रहा हूं इसका थर्ड केस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ये। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट एनी एंगल थीटा, एट एनी एंगल थीटा। मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये कोई मैग्नेटिक डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट ये रहा m, और इस डाइपोल की इस मैग्नेट के कारण मुझे किसी एंगल थीटा पर, यहां पर कोई पॉइंट लिया है, ये एंगल थीटा है। ये पॉइंट कौन सा पोजीशन है? इस मैग्नेट का ये तो एंड साइड पोजीशन हो गया बच्चों, और इस मैग्नेट का इधर लेंगे तो ये ब्रॉड साइड हो गई, ये एंड साइड हो गई। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड ना तो एंड साइड पर निकालना ना ब्रॉड साइड पर निकालना, क्योंकि दोनों बता चुके हैं। अब हमको इस मैग्नेट के किसी पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का इसके सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर R है, इस मैग्नेट की एक्सिस से थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर। तो इस वाले मैग्नेट के कारण इस पॉइंट पर B निकालना है मुझे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इस पॉइंट पर जब B निकालोगे आप, इस पॉइंट पर जब B निकाला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो इस पॉइंट पर B दो होंगे, एक तो इसके कारण, एक इसके कारण। अब प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि जब इसकी वजह से यहां पर B निकालोगे तो इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। ये कैसे निकालोगे, कहां से लाओगे? और इसकी वजह से जब यहां निकालोगे B तो इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो ये आसानी से निकाल नहीं सकते आप। तो हम कैसे निकालें? इस वाली मैग्नेट के कारण इस पॉइंट पर B निकालने के लिए एक काम करो आप, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M की दो रिजॉल्व पार्ट कर दो। इस M का एक कंपोनेंट तो ले लो, ये वाला, ये तो हो गया M cos, और दूसरा कंपोनेंट हो गया M sin, ये वाला। भाई इस M के दो रिजल्ट पार्ट कर दिए, इस M के, एक तो M cos और एक M sin। तो इस M से हमें कोई मतलब नहीं रहा ना भाई, इसके तो दो टुकड़े कर लिए आपने, इस M के तो दो पार्ट कर लिए, दो रिजल्ट पार्ट कर लिए, M cos और M sin। तो इस एक तो इस पॉइंट पर B निकाल लो इस M cos के कारण, और इस पॉइंट पर एक B निकाल लो M sin के कारण। तो इसकी वजह से यहाँ पर B और इसकी वजह से यहाँ पर B, दो B आ जाएंगे। उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस वाले M sin की वजह से तो ये आएगा, और इस M cos की वजह से इधर आएगा, क्योंकि इस इमेजिनरी मैग्नेटिक डाइपोल का ये कौन सी पोजीशन है? इसकी, इसकी तो एंड साइड हो गई, और इस वाले इमेजिनरी डाइपोल की ये पॉइंट कौन सा हो गया? ब्रॉड साइड। एंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, एंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड जिधर M होगा उसके पैरेलल होगा। तो M cos के पैरेलल तो इधर हो गया ना। तो इस वाले इमेजिनरी डाइपोल की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1, और इस इमेजिनरी डाइपोल का ये ब्रॉड साइड है, और ब्रॉड साइड पर जो B होता है वो M के एंटी पैरेलल होता है। तो इस वाले कंपोनेंट का तो B हो गया इधर, और इस वाले कंपोनेंट का B हो गया इधर। तो इस पॉइंट पर इस वाले मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो कंपोनेंट है, इसका B तो इधर है, और इस वाले डाइपोल मूवमेंट के कंपोनेंट के कारण यहाँ पर B इधर है। इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ये वाला, ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट जो आएगा इस वाले मैग्नेट की वजह से जितना आना चाहिए ना उतना आएगा, क्योंकि आपने किया ये था कि इस M के दो रिजल्ट पार्ट कर लिए, M cos और M sin। इस कंपोनेंट की वजह से B निकाल दिया, इसकी वजह से B निकाल दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया। तो दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो उतना ही आएगा जितना इस अकेले के कारण आना चाहिए था। तो या तो इस अकेले के कारण निकालो, वो निकाल नहीं पा रही, तो हमने क्या किया, इसके दो रिजल्ट पार्ट कर दिए, M cos और M sin। तो इसकी वजह से B निकाल लिया, और एक इसकी वजह से B निकाल लिया। इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए मुझे, तो इसकी वजह से एंड साइड वाला फॉर्मूला लगा दो, इसकी वजह से तो एंड साइड वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, और इसकी वजह से यहाँ पर ब्रॉड साइड वाला फॉर्मूला लगा दो। और ये B1 और B2 ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पाइथागोरस लगा देना, तो रिजल्टेंट आ जाएगा ये। तो यहां पर हमने यही किया है बच्चों। देखो द पॉइंट P जो लिया है आपने, ये वाला पॉइंट, द पॉइंट P कैन बी एज्यूम्ड टू बी
on the axial line of magnet n dash s dash n dash s dash, ये वाला point P can be assumed to be on the axial line of magnet n dash s dash of magnetic moment m cos theta such that the magnetic field at P is given by, इस वाले के कारण ये एंड साइड पोजीशन हो गई है, क्योंकि ये कंपोनेंट जो है इस m का m cos थीटा और ये इमेजिनरी मैग्नेट हो गई एंड एस डैश, तो इसका ये एंड साइड पोजीशन हो गई। तो इस डाइपोल मूवमेंट m cos थीटा के कारण एंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 = 10⁻⁷ 2m cos थीटा अपॉन आर क्यू। एंड साइड पर फॉर्मूला 2m अपॉन आर क्यू होता है, लेकिन ये m नहीं है, m cos थीटा है, तो m की जगह पर 2m cos थीटा अपॉन आर क्यू। अब इस कंपोनेंट के कारण लो दूसरी इमेजिनरी मैग्नेट ये वाली n डबल डैश s डबल डैश के कारण, एंड द पॉइंट P, ये वाला पॉइंट P, एंड द पॉइंट P इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन अदर मैग्नेट n डबल डैश s डबल डैश। n डबल डैश s डबल डैश इसकी कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन है ये ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m sin थीटा। इफ B2 इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू n डबल डैश s डबल डैश, n डबल डैश s डबल डैश का इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड B2 है, इसके एंटी पैरेलल होगा ब्रॉड साइड वाला। तो B2 का फॉर्मूला लगा दिया मैंने ब्रॉड साइड का 10⁻⁷ m अपॉन आर क्यू होता है, लेकिन ये m नहीं है, m sin थीटा है। तो m sin थीटा अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का क्यूब B2 निकल आएगा। 10⁻⁷ m अपॉन आर क्यू होता है, लेकिन m नहीं है, ये m sin थीटा है, m sin थीटा अपॉन आर क्यू। अब इस पॉइंट पर दो फील्ड है मेरे बच्चे, B1 और B2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो B1 और B2 का रिजल्टेंट पाइथागोरस से निकलेगा, ये रिजल्टेंट निकलेगा, और जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी B1 से डायरेक्शन है अल्फा, ये वाली, ये देख लो फिगर। तो पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और रूट ले लो उसका। तो B1 तो ये रहा बच्चों, और B2 ये रहा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका रूट ले लो। Here B1 and B2 are at right angle to each other, so the resultant magnetic field B at P is given by root B1 square plus B2 square, B1 square plus B2 square। तो B1 कहाँ है देखो जरा, ये रहा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये रहा नेट भी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो B1 का स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करो, यहाँ रख दो, प्लस B2 स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करके यहाँ रखो। तो जरा गौर से देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? इसमें और इसमें कॉमन है 10⁻⁷ m अपॉन आर क्यू और m अपॉन आर क्यू। जो कॉमन है उसको तो रूट से बाहर लिख लो, 10⁻⁷ m अपॉन आर क्यू। यहाँ पर क्या बचा? 2 cos थीटा, इसका कर दो स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या बचेगा? sin थीटा, इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पर तो ये sin स्क्वायर थीटा। तो इसको तो लिख दिया मैंने पहले, और इस वैल्यू को 2 cos थीटा का स्क्वायर लिख दिया मैंने बाद में। कोई प्रॉब्लम? सिंपल मैथ है ये तो। अरे भाई यहाँ पर तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, तो B1 की वैल्यू तो ये उठाई है मैंने यहाँ से, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हटा करके मैंने यहाँ लिख दिया, और B2 की वैल्यू मैंने देखो B2 ये रहा, इस B2 की वैल्यू हटा करके मैंने यहाँ रखी है। तो इन दोनों में से जो कॉमन वैल्यू है ना 10⁻⁷ m अपॉन आर क्यू, 10⁻⁷ m अपॉन आर क्यू, तो मैंने कॉमन लिख दिया 10⁻⁷ m अपॉन आर क्यू। अब B1 स्क्वायर कहाँ है? B1 ये रहा, इसका स्क्वायर का मतलब 2 cos थीटा और बचा इसमें, ये तो कॉमन तो मैंने बाहर लिख दिया, 2 cos थीटा का स्क्वायर करके मैं यहाँ लिखूंगा, और 2 cos थीटा का स्क्वायर क्या होता है? 4 cos स्क्वायर थीटा, इस जगह पे लिखूंगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ लिख दिया है, प्लस B2 स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो कॉमन तो मैंने बाहर पहले ही लिख दिया, ये रहा। अब क्या बचा यहाँ पर? sin थीटा, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखूंगा, sin थीटा का स्क्वायर करके यहाँ लिखूंगा, तो sin स्क्वायर थीटा तो मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ तक तो बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? आगे बोले, अब देखिए जरा यहाँ पर 10⁻⁷ m अपॉन आर क्यू, इसको मैंने क्या किया है देखो, यहाँ पर इस वैल्यू को मैंने क्या किया है ध्यान से देखो, यहाँ पर भी मैंने सिंपल मैथ लगाया है, इस जगह पर मैंने इसको क्या लिखा है देखो, इस वाले स्टेप को, इस वाले टर्म को 10⁻⁷, ये तो ये है m अपॉन आर क्यू रूट, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा है ना ये, इसको हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम है इसमें भाई? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा ही तो हो गया ये वाला। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए क्या किया है हमने कि इसकी जगह पर 1 लिख देंगे हम, तो इसकी जगह पर ये 1 लिख दिया है। तो रिजल्टेंट कितना आ गया बेटा? पी पर बी आ गया m/r³, इसकी जगह पर लिख दिया हमने 1√1 प्लस ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है बच्चों? यहाँ तक रिजल्टेंट फील्ड आ गया कहाँ पर? एट एनी एंगल थीटा। रिजल्टेंट फील्ड आ गया इतना, यहाँ तक तो क्लियर है। रिजल्टेंट फील्ड इतना आ गया। अब उस फिगर को फिर से मैं यहाँ पर आपको चाहे तो रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो रिजल्टेंट फील्ड आ गया है यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रहे और ये फिगर मैं दोबारा से यहाँ पर बना रहा हूँ। ये मैग्नेट मान लीजिए आप, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और इसका एम इधर है बच्चों। पॉइंट आपने यहाँ पर लिया है, ये एंगल थीटा लिया है। इस एम के 2 कंपोनेंट किए थे आपने, ये एम कॉस थीटा और एक कंपोनेंट किया था ये वाला एम साइन थीटा। इस एम कॉस थीटा के कारण बी इधर था B1 और एम साइन थीटा का बी इधर था B2। B1 कितना था? B1 बराबर 10⁻⁻7 एंड साइड पर 2m cos थीटा अपॉन r³। r सेंटर से यहाँ तक की, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है r, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, ये सेंटर है, ये पॉइंट P है। B2 इसकी वजह से इस m साइन थीटा का ब्रॉडसाइड पोजीशन है B2, ये B2 था 10⁻⁻7 m साइन थीटा अपॉन r³। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है मेरे बच्चे, वो रिजल्टेंट आपका ये आ रहा है पॉइंट P पर, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस B1 से अल्फा है। तो रिजल्टेंट देखो इसकी एक्सिस से, इसको मैंने पीछे थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये एंगल थीटा है बच्चों, ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्फा हो गया। तो इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट फील्ड है, ये जो रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है ना ऐसे, तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से ये कितना एंगल बना रहा है? ये अल्फा है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा एंगल बनाएगा। रिजल्टेंट इस पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट, ये नेट फील्ड है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस डाइपोल मोमेंट m के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये अल्फा होगा, तो ये थीटा ये अल्फा, तो आउटर एंगल है, तो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा थीटा प्लस अल्फा। तो देखो जरा गौर से, B1 ये है, B2 ये है, तो पहले ये अल्फा एंगल निकालो, ये वाला, ये एंगल निकलेगा देखो इस ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से। tan अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? B2, तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया यहाँ से? परपेंडिकुलर तो हो गया B2 और बेस कितना है? B1। जरा गौर से देख लो इस फिगर में, B2 अपॉन B1 तो tan अल्फा निकल आएगा। B2 ये रहा और B1 ये रहा। दिस अपॉन दिस करोगे तो जरा गौर से देखो, B2 अपॉन B1 कर रहे हो आप, B2 बाई B1, B2 डिवाइडेड बाई B1, तो इसमें से कॉमन टर्म कौन सा कैंसिल होगा? जरा ध्यान दो यहाँ पर बच्चों, 10⁻⁻7 कैंसिल हो जाएगा, m/r³ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तो बचेगा साइन थीटा और ऊपर से क्या बचेगा यहाँ से? 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। साइन अपॉन कॉस्ट क्या होता है? 1/2 tan थीटा निकल आया। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा मैं थीटा के टर्म में, तो अल्फा की वैल्यू जब निकल आएगी, थीटा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकल आएगी किससे? इसके डाइपोल मोमेंट, इसकी एक्सिस से, थीटा प्लस अल्फा। भाई अल्फा यहाँ से निकाल लेना, थीटा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये एंगल निकल आएगा आपका। क्लियर है? फिगर तो देख लिया। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर ये रहा 10⁻⁻7 m/r³ √1 + 3 cos² थीटा। अब जरा ध्यान से देखना,
अगर ये पॉइंट यहाँ पर एंड साइड पर होता तो ये एंगल कितना होता, ये एंगल, अगर ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ होता तो इस एंगल को क्या लिखते हैं हम, 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 + 1 4 का रूट कितना होता है 2, तो इसका मतलब एंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 10⁻⁷ 2m/r3। एट एंड साइड ऑन पोजीशन थीटा कितना होगा 0, और थीटा की जगह पर जब 0 इसमें लिखेंगे बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1, 3 + 1 4 का रूट लेंगे तो रिजल्टेंट आएगा आपका 10⁻⁷ 2m/r3। एंड एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन थीटा कितना लिखेंगे 90, थीटा कितना लिखेंगे 90, ब्रॉड साइड पोजीशन पर थीटा कितना लिखेंगे 90, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर थीटा 90 लिखेंगे। तो जरा गौर से देखिएगा, इसी फॉर्मूले में थीटा 90 लिखो, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई, 1 बचेगा, 1 का रूट 1 होता है, तो ब्रॉड साइड पर फॉर्मूला ये आएगा, ये वाला 10⁻⁷ m/r3। ये बात बिल्कुल क्लियर है आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। जैसे ये कोई मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इस डाइपोल की एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पर कोई पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी दी है 1 मीटर। तो इस पॉइंट पर इस मैग्नेट के कारण रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछी है B1 से, एंड वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा यहाँ पर कौन सा बोला है, ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा मीन्स ये वाला एंगल पूछा है, देखो ये वाला एंगल पूछा है। तो ये फिगर मैं यहाँ बनाई दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में शो किया है। ये m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, r की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एंगल दिया है 60। तो पॉइंट P पर रिजल्टेंट B का फॉर्मूला 10⁻⁷ m/r3 √1 + 3 cos इसका थीटा। चेक कर लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इजी गोइंग है, आसान है क्वेश्चन। इस m की वैल्यू 1.2 लिख दो, r की वैल्यू 1 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, और ये एंगल दिया है 60, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 10⁻⁷ m की वैल्यू 1.2 अपॉन r3 की वैल्यू, r कितना है 1 है, थीटा कितना है 60 है, थीटा यहाँ पर 60 दिया है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, और ये 3/4 + 1 + 3/4 1 + 3/4 7/4, रूट लेंगे तो ये आ जाएगा √7/2। ये वैल्यू सेम है 1.2, 1 का क्यूब 1 हो गया, इंटू इसको सॉल्व कर लें, ये तो 3, और ये cos 60 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो 3/4 + 1 तो √7/4, 4 का रूट तो 2 हो गया, 7 का रूट √7। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, नियर अबाउट कितना आएगा चेक कर लेना आप। इस 2 से 1.2 को 0.6 टाइम्स डिवाइड कर दो और 7 का रूट लेके मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है। वैल्यू ऑफ tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालो तो tan अल्फा बराबर फॉर्मूला ये भी बताया है मैंने 1/2 tan थीटा, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 60 वैल्यू। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 1/2, और tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है बच्चों, tan 60 की वैल्यू √3, ये 1/2, और tan 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, और tan 60 की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना √3। तो वैल्यू tan 60 की √3 और ये 1/2, तो रिजल्ट आ गया आपका √3/2। तो अल्फा की वैल्यू निकल आएगी tan अल्फा बराबर √3/2, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स √3/2, और tan में √3/2 की वैल्यू 40.9 डिग्री। अदरवाइज आप आंसर यहीं तक नोट करें, यहाँ तक केवल यहीं तक आंसर लिखें, आप केवल यहीं तक आंसर लिखें, यहाँ तक बस, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल मैग्नेट्स, फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल मैग्नेट्स व्हेन द मैग्नेट्स आर पैरेलल और कोएक्सियल, मैग्नेट्स आर पैरेलल और कोएक्सियल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मैंने पढ़ाया था, फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल और 2 मैग्नेट्स,
व्हेन द मैग्नेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर दैट इज कोएक्सियल। जैसे एक मैग्नेट तो ये है और एक मैग्नेट ये है, कोएक्सियल का मतलब दोनों की एक्सिस एक ही है, और इस मैग्नेट के सेंटर से इस मैग्नेट के सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, r है। इसका डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ m1, इसका डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ m2। डाइपोल मूवमेंट अपोजिट है तो रिपल्सन होगा भाई, वैसे भी नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने है तो रिपल्सन होगा इन दोनों का। अगर डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होते तो क्या होता, अट्रैक्शन होता। अपोजिट डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है तो रिपल्सन होगा, ठीक है ना। और इस केस में m1 भी इधर और m2 भी इधर, तो इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जब ये कोएक्सियली, हियर द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स इज गिवन बाई, शर्त यह है कि m1 और m2 एक ही एक्सिस पर हों, या तो दोनों पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल होंगे तो रिपल्सन होगा, पैरेलल होंगे तो अट्रैक्शन होगा। मतलब m1 और m2 एक ही डायरेक्शन में हो गई तो इन दोनों मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन होगा। m1 और m2 अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो इन दोनों मैग्नेट के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। और फॉर्मूला इन दोनों के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के लिए फॉर्मूला है 10⁻⁷ 6 m1 m2/r⁴ इतने न्यूटन्स। दो मैग्नेट्स के बीच लगने वाले फोर्स के लिए फॉर्मूला सिंपल है, याद कर लो, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। बिटवीन टू कोएक्सियल मैग्नेट्स मैग्नेटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r⁴। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बार क्वेश्चन एम्स में आया है बच्चों, टू पैरेलल मैग्नेट्स हुज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज सेम, और गिवन है कितना, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। m1 भी 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर और m2 भी 10 एम्पियर मीटर। एंड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखी है, कोएक्सियल है, और सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस दी है कितनी, 0.1 मीटर। तो दोनों मैग्नेट के बीच फोर्स डिटरमाइन करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। कोएक्सियल टू मैग्नेट्स हैं तो फॉर्मूला दोनों के बीच लगने वाले फोर्स के लिए फॉर्मूला 10⁻⁷ 6 m1 m2/r⁴। m1 और m2 दोनों क्वेश्चन में कितने हैं, 10, और दोनों के बीच की सेपरेशन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखी है 0.1। 10⁻⁷ इंटू 6, m1 भी 10 m2 भी 10, r की वैल्यू 0.1 करेंगे तो 10⁻⁻⁴ करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ये 10⁻⁴ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ बचेगा, 1 और 2 जीरो हटा देना, 10⁻⁻1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना, 0.6 न्यूटन, ठीक है ना। When two magnets are kept mutually perpendicular, when the magnets are perpendicular to each other, perpendicular to each other, ये देख लो फिगर में, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखी हो मैग्नेट। इसका डाइपोल मूवमेंट ये रहा साउथ से नॉर्थ की तरफ, ऐसे दिखाया मैंने, और इसका डाइपोल मूवमेंट ये रहा, ये रहा। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस ये r है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जब दोनों कोएक्सियल होती है उस फोर्स से आधा होता है। उसके फॉर्मूले में वैल्यू क्या थी, 10⁻⁷ 6 m1 m2/r⁴, तो उसका आधा कितना हो गया, μ0/4π 3 m1 m2/r⁴। इसकी वैल्यू लिख दो 10⁻⁷ 3 m1 m2/r⁴। मतलब बेटे जब कोएक्सियल हैं तब इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ये रहा, ये वाला, और जब परपेंडिकुलर है तो फोर्स इस फोर्स का आधा होगा यहाँ पर, इस वाले फोर्स का, इस वाले फोर्स का। जब ये कोएक्सियल हैं तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है दोनों मैग्नेट के बीच, 10⁻⁷ 6 m1 m2/r⁴, और जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स का आधा है। वैसे भी एक मैग्नेट का दूसरी मैग्नेट एक मैग्नेट की एंड साइड पोजीशन पर है, और यहाँ पर दूसरी मैग्नेट एक मैग्नेट की ब्रॉड साइड पर है। तो ब्रॉड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड एंड साइड से आधा होता है, तो ब्रॉड साइड पर जो फोर्स होगा एंड साइड के फोर्स का आधा होगा। इसका मतलब इस फोर्स का ये वाला फोर्स डेफिनेट आधा होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना बच्चों। मैं बात कर रहा हूं बच्चों मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉइल। ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है,
आप फिलहाल इसको इसी तरह से याद करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले का डेरिवेशंस मैंने नहीं बताया। मैं आगे इस डेरिवेशन को फिर से रिपीट करूंगा, तो आप इसको मेरे साथ साथ नोट करते जाएं। और ये अगर आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देंगे तो इसको नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिलिंड्रिकल कॉइल, कॉइल एल है लेकिन कॉइल जो है सिलिंड्रिकल कॉइल है। सिलिंड्रिकल कॉइल कहते हैं सोलेनॉइड को, ये वाली वेरी लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल। और इसमें करंट कितनी है मेरे बच्चे? आई करंट है। और इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कितनी होगी, इसके लिए रिलेशन है मैग्नेटिक एनर्जी का। सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, 1/2 Li²। सिंपल सा। L इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, इसका नेक्स्ट चैप्टर, अगला जो चैप्टर आ रहा है वो कॉइल का, सिलिंड्रिकल कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाऊंगा मैं। L इस फॉर्मूले में L इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है और I इस कॉइल में करंट है। और सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला मैं EMI इसका अगला चैप्टर है उसमें पढ़ाऊंगा। इसको फिलहाल आपको याद रखना होगा, L बराबर μ0n²A×L, ठीक है ना, μ0n²A×L। तो यहाँ पर n जो है इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, μ0ni। n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो जरा गौर से देखो, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस तो ये रहा μ0n²A×L। तो इस L की जगह पर तो ये लिख देंगे हम, और यहाँ से I की वैल्यू हटाओ B और N के टर्म में, तो I बराबर क्या होगा, B/μ0n। I की वैल्यू तो ये और L की वैल्यू ये। सेकंड और थर्ड से, सेकंड से तो L की वैल्यू और थर्ड से I की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, तो इस वाले सॉलिनॉइड में मींस इस कॉइल के अंदर स्टोर्ड इन मैग्नेटिक एनर्जी निकल आएगी। तो E बराबर 1/2। इस L की जगह पर ये वैल्यू डाल दी है मैंने, ये वाली वैल्यू μ0n²A×L, μ0n²A×L इस L की जगह पर लिख दिया। अब I² तो इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, तो B²/μ0²n² इसकी जगह पर लिख दो, B/μ0n का होल स्क्वायर। तो जरा गौर से देखो, इस वाले फॉर्मूले को गौर से देखो। इस n² से तो ये n² कट जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आएगा इसका, n² से n² कट जाएगा। यहाँ पर μ0 है, यहाँ पर μ0² आएगा, तो एक μ0 कट जाएगा ये वाला, तो यहाँ μ0 बचेगा। तो ऊपर तो बचेगा B²/2 और यहाँ से बचेगा μ0 और ये बचेगा A×L। ये देख लो गौर से, ये मैग्नेटिक एनर्जी है इस कॉइल के अंदर। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस एनर्जी को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। टोटल एनर्जी तो ये रही बच्चों, B²/2 μ0 × A×L, B²/2 μ0 A×L, और वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम कितना होगा A×L। तो A×L से A×L कट गया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, A×L से A×L कट गया, तो क्या बचा B²/2 μ0। एनर्जी स्टोर्ड इन एक कॉइल पर यूनिट वॉल्यूम, इसका रिलेशन हो गया B²/2 μ0 जूल पर मीटर क्यूब। इसके सिमिलर बच्चों इलेक्ट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान हो आपको, कैप्शंस वाला एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं इसको, 12ε0E²। ये इलेक्ट्रिक में पढ़ाया था मैंने। और यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पर पढ़ रहे हैं आप मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो पढ़ा है आपने। इसको मैग्नेटिक एनर्जी बोल रहे हैं आप,
इक्वल टू 1/2, तो यहाँ भी है 1/2 यहाँ भी है। इलेक्ट्रिक के फॉर्मूले में जहाँ पर एप्सिलॉन आता है उसके मैग्नेट के फॉर्मूला में उसकी जगह पर, इसकी जगह पर 1/μ0 लिखेंगे हम। यहाँ E² है, यहाँ B² है, तो यही फॉर्मूला तो है, देखो B²/2μ0। ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, ये UM से डिनोट कर दो या UB से डिनोट कर दो, ठीक है ना। B²/2μ0, यहाँ पर B²/2μ0। बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है, यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ। फर्क इतना है, इलेक्ट्रिक के फॉर्मूले में जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आएगा उसकी जगह पर मैग्नेट के फॉर्मूला में उस जगह पर 1/μ0 आएगा। क्यों आएगा उसका कारण समझो। जैसे इलेक्ट्रिक के फॉर्मूले में कांस्टेंट क्या लिखते हो, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पर क्या लिखते हो, μ0/4π। तो देखो ये 4π तो इसकी जगह पर है, तो इसका मतलब इतने की जगह पर इतने के इक्विवेलेंट क्या आया, ये 1/ε0 इक्विवेलेंट टू μ0। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, 1/2 ε0 E²। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1/ε0 μ0 के बराबर लिख रहे हो, तो μ0 को इधर ले लो, ε0 को, इक्विवेलेंट कह रहा हूं मैं, बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट का साइन है, बराबर नहीं लिखा, ये इक्वल नहीं होता इसके, इक्विवेलेंट मतलब 1/ε0 की जगह पर मैग्नेट के फॉर्मूला में μ0 लिखा जाता है, तो ε0 की जगह पर ε0 को इधर और μ0 को इधर, तो इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, 1/μ0, और इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा, B²/μ0। ये बात क्लियर है। तो मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम B²/2μ0, B²/2μ0 डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों। यहां से आगे का टॉपिक बच्चों, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप ठीक से देखें और नोट कर लें और रिवाइज कर लें इसे, ठीक है।